Hello everyone, welcome to GOIS. Today we will be discussing lesson 1 of the Indian Judiciary. Indian Judicial System के बारे हम आज फर्स्ट डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से सबसे पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। The Indian Judicial System has a pyramidal structure. कैसा स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं? We are calling this a pyramidal structure. मैम पिरामिडिकल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इस स्ट्रक्चर में देयर इज अ वाइड बेस, बहुत बड़ा वाइड बेस होता है। व्हाट डू वी कॉल दिस? बहुत बड़ा बेस होता है और टॉप की तरफ जाके ये टेपर करता है। क्या करता है? टेपर करता है। इसमें सबसे लोअर विंग में आप देखोगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। कौन से कोर्ट्स है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उनके ऊपर कौन से कोर्ट्स है? उनके ऊपर है हाई कोर्ट्स। और सबसे ऊपर above the high court, above the subordinate courts is the supreme court. और सुप्रीम कोर्ट को इस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर की वजह से हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। क्या बुलाते हैं हम इसे? वी कॉल इट द एपेक्स कोर्ट। ठीक है, अब सुनिए, अपने इंडियन जुडिशरी के बारे हम कहते हैं कि हमारा जो इंडियन जुडिशरी है दैट इज एन इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या वर्ड कह रहे हैं हम? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। मैडम इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले इंटीग्रेटेड का मतलब समझते हैं। यानी हमारे इस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। वेरी गुड। आर्टिकल 141 गाइस, आर्टिकल 141, ठीक है, क्या बोलता है? ऑल द ऑर्डर्स, all the laws of the Supreme Court, all the laws of the Supreme Court are binding. क्या है? Binding on all lower courts, on all lower courts। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है, कोई लॉ को पास कर देता है, वो लॉ जो है वो सारे के सारे लोअर कोर्ट्स पे अप्लाई करता है। मैम हाई कोर्ट पे अप्लाई करता है? ऑफ कोर्स करता है। मैम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे अप्लाई करता है क्या? सारे के सारे कोर्ट्स गाइस, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट, सारे चीजों पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर अगर निकलता है तो वो अप्लाई करता है। मैडम एक बात बताइए, हाई कोर्ट जो है वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में वो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर है, तो क्या अगर हाई कोर्ट कोई ऑर्डर पास करेगा, क्या ये ऑर्डर भी बाइंडिंग होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे? ऑफ कोर्स, यस यस यस। मतलब वो, इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब है गाइस कि इंडिया में वी फॉलो द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस। क्या फॉलो करते हैं हम? वी फॉलो द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस। मतलब जो कोर्ट सामने वाले कोर्ट के ऊपर है उसके सारे लॉज, सारे चीजों, सारे रूल्स को लोअर कोर्ट्स को फॉलो करना होगा। अब आप बताइए इसका मतलब क्या है? हम क्यों डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस फॉलो करें? इसीलिए ताकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ बना रहे, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ बना रहे। एग्जाम्पल से समझाते हैं। समझ लीजिए हमारे इंडिया में दिल्ली में बोला गया, एक एग्जाम्पल ले लो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा है, LGBTQ को पूरा राइट्स दे दो, गिव ऑल राइट्स टू द LGBTQs। वहीं पर केरला के एक बहुत स्मार्ट जज हैं जो खड़ा होकर बोलते हैं ना, मैं सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं मानूंगा, दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म ऑफ नेचर, इसीलिए मैं इसे नहीं मानता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लॉ को मेंटेन करने के लिए, ताकि पूरे इंडिया में एक लॉ मेंटेन किया रहे, क्यों? बिकॉज हमारे पास है व्हाट इज नोन एज सिंगल सिटीजनशिप, तो हमें एपेक्स कोर्ट के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो द डिक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस एंड आर्टिकल 141 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स श्योर कि सारे के सारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माने। सिमिलरली सारे के सारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर माने। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अब देखिए इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 124 से लेके 147 के अंदर डील किया जाता है। आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वेरी गुड मैम। क्या क्या है इसमें? देखो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 क्या बोलता है? देयर शैल बी, क्या बोलता है? देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? बेसिक प्रोविजंस डाल दे रहा है कि भाई हमें तो इंडिया में
मैंडेटरीली सुप्रीम कोर्ट बनाना है। वेरी गुड मैडम, उसके बाद कौन सा आर्टिकल है? भाई हमारे पास है आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 क्या बोलता है? आर्टिकल 125 बोलता है दैट देयर शैल बी अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब चीफ जस्टिस का पोजीशन इंडिया में रहेगा ही। देयर विल बी अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी गुड। और कौन रहेगा मैम? चीफ जस्टिस के अलावा देयर विल बी एनी नंबर ऑफ जजेस, एनी नंबर ऑफ जजेस as decided by the parliament, any number of judges as decided by the parliament। ये क्या बोल रहे हैं मैम? What is the meaning of the fact कि पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी? यस, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी मैडम। मतलब लेजिस्लेटिव जो है वो जुडिशरी के फंक्शन में इन्वॉल्व होगा, यस और नो? यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो है वो जुडिशरी में इन्वॉल्व होगा। मगर मैम आपने तो थोड़ी देर पहले हमें ये बोला है दैट हमारा जो जुडिशरी है दैट इज इंडिपेंडेंट। तो मैम ये इंडिपेंडेंस कहां से आ रहा है? इस इंडिपेंडेंस में कैसे लेजिस्लेटिव जुडिशरी को इफेक्ट कर सकता है? लिसन टू मी, यहां पर इस वर्ड को सुनना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने ये बोला है कि हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, उसका ये मतलब नहीं है कि इट इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स ये जो टर्म है वो एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। दिस टर्म इज नॉट एब्सोल्यूट, रादर इस टर्म को हम बोल सकते हैं रिलेटिव है। अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, पहले ये नोट्स बना लो। इंडिपेंडेंस जो है इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज एब्सोल्यूट, पहला वर्ड। सेकेंड वर्ड, इंडिपेंडेंस का मतलब आइसोलेशन नहीं होता। इट डज नॉट मीन आइसोलेशन। हमको इसका मतलब ये नहीं करना कि भाई आप लेजिस्लेटिव फंक्शन से, आप एग्जीक्यूटिव फंक्शन से कंप्लीटली अलग हो जाएं और आप बोले हम तो जुडिशरी है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं इस कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे पास ये आएगा तो हम करेंगे। अगर हम आपको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, इसका मतलब है मैं आपको इंडिपेंडेंस दे रहा हूं टू कैरी ऑन, आई एम गिविंग यू इंडिपेंडेंस टू कैरी ऑन योर जुडिशियल फंक्शंस। आप अपने जुडिशियल फंक्शंस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस से निकालिए, ना एग्जीक्यूटिव ना लेजिस्लेटिव आपके फंक्शंस में इन्वॉल्व होगा। यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश व्हाट वी कॉल द रूल ऑफ लॉ। आप क्या कर सकते हो? आप रूल ऑफ लॉ को बना सकते हो। इसमें कोई तरह का इंडिपेंडेंस आपको नहीं रहेगा। तो सर मैं पार्लियामेंट को क्यों इन्वॉल्व करना हूं इन द अपॉइंटमेंट प्रोसीडियर? मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कितने जजेस आएंगे? इसका मतलब क्या है? इसका रीजन ये है कि भाई जुडिशरी जो है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री के क्या पार्ट है? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यानी कि आर्टिकल 12 के तहत, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 के तहत जो जुडिशरी है दैट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। यस, और अगर ये स्टेट के डेफिनेशन में आती है, हम इन्हें उतना ही फ्रीडम देंगे जिससे कि ये डेस्पोटिक ना हो जाए। मतलब कि आपके जुडिशियल फंक्शंस में देयर विल बी नो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। अपने जुडिशियल फंक्शंस को बिंदास निभाइए, आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में, यानी कितने जज रहेंगे, कैसे होगा, उसमें आपको लेजिस्लेटिव यानी द सिलेक्टेड पीपल ऑफ द कंट्री, इनकी बात आपको माननी पड़ेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट का ये मतलब नहीं होता है कि वो कंप्लीटली फ्री है, ना उन्हें एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब है ना उन्हें लेजिस्लेटिव से कोई मतलब है। ये जो टर्म है इंडिपेंडेंट, दिस टर्म इज अ रिलेटिव टर्म, ये टर्म एब्सोल्यूट नहीं है। इंडिपेंडेंस का मतलब आइसोलेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास दो तरह के फंक्शंस हैं, एक है आपके जुडिशियल फंक्शंस, एक है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। आपके जुडिशियल फंक्शंस में तो हम आपको कंप्लीट फ्रीडम दे रहे हैं क्योंकि आप जो है रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे। मगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में, मतलब टू डिसाइड कितने नंबर ऑफ जजेस रहेंगे, उसमें हम लेजिस्लेचर को भी इन्वॉल्व करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम फॉर योर जुडिशियल फंक्शंस, और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए आप एक पोर्शन जो है वो हमारा पार्लियामेंट देखेगा। व्हाई? बिकॉज द पार्लियामेंट इज द इलेक्टेड बॉडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है
that the Supreme Court is a constitutional court. कैसा कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. मतलब मैडम, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है इट वाज मेड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैम कौन बनाया था इसे? हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्हें ये एनविजन किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रहेगा. इट विल बी द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वो समझने की कोशिश करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है. अब एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपको कोर्ट के जुरिडिक्शन के बारे में बता रही हूँ. एक एग्जाम्पल ले लीजिए. एग्जाम्पल ले लीजिए कि देयर इज एन इंडिविजुअल. ठीक है, एक इंडिविजुअल है और ये जो इंडिविजुअल है इन्होंने कर दिया है मर्डर. व्हाट हैज ही डन? ही हैज मर्डर्ड समवन. मर्डर करने के बाद ये कहां पर जाएंगे? वेयर विल दिस इंडिविजुअल गो? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए. क्या ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. क्या ये डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं? नहीं 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 नहीं. तो ये कैसे फंक्शन करेंगे? चलिए इस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं. यानी जब भी हमारा कोर्ट रहता है, जितने भी कोर्ट्स रहते हैं उनके सामने दो तरह के केसेस आते हैं. मैंने क्या बोला? एक होता है क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केसेस, और एक होते हैं सिविल केसेस. समझिएगा, क्रिमिनल केसेस जो होता है, आपका एक दोस्त है, जैसा मैंने आपसे बोला, आपके दोस्त ने कर दिया मर्डर. मर्डर करने के बाद कैसे होगा, कैसे ट्रायल होगा? क्या ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता है. इन दिस केस ये जो मर्डर ट्रायल स्टार्ट होगा, ये ट्रायल स्टार्ट होगा इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट. कहां स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा एक सबऑर्डिनेट कोर्ट में. वेरी गुड. इस सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक नाम दिया जाता है. इस सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोला जाता है द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. क्या बोला जाता है? द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. वेरी गुड. मैम फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या है? मतलब जिस कोर्ट में पहली बार एक पर्टिकुलर केस की जिस कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई है उसे हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. इंडिविजुअल के लिए ये जो कोर्ट रहेगा जहां पे पहली बार वो अपना कदम रखेगा, जहां पर पहली बार वो अपनी क्रिमिनल करियर का शुरुआत करेगा, उस कोर्ट को बोला जाता है द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. क्या बोलते हैं हम इसे? वी कॉल इट द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ठीक है, तो ये जो टर्म होता है यूजुअली फर्स्ट इंस्टेंस और ओरिजिनल जुरिडिक्शन के केस में ये वर्ड अक्सर सिनोनिमसली यूज होता है. अब मेरी बात को समझना, समझ लीजिए कि आपके पास एक सिविल मैटर आता है. चलिए अब आपके पास क्या होता है? एक सिविल मैटर आता है. वेरी गुड. अब ये सिविल मैटर कहां डील होता है? सिविल मैटर जो है वो या तो हाई कोर्ट में इसका कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बन सकता है या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट. क्या आप डायरेक्टली इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं. यानी कि फॉर एन इंडिविजुअल, अगर आप एक इंसान हो, यू आर एन इंडिविजुअल, आप क्या कभी भी, कैन यू नेवर गो, इंडिविजुअल क्या आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? कभी भी आपका कोई सुनवाई नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में? ऐसा नहीं है. देयर इज वन लूप होल गाइस. अगर इन एनी वे आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट, अब्रिज या कॉन्ट्रवीन हुआ है, आपका अंडर आर्टिकल 32 आपको डायरेक्ट राइट्स है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं ये बोलकर कि जज साहब मेरे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हुए हैं. In case of violation of fundamental rights, the Supreme Court will act as the court of first instance and the court of original jurisdiction in case of violation of fundamental rights of an individual. वेरी गुड मैडम. यानी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में एक इंडिविजुअल जा सकता है डायरेक्टली अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए? यस, ऑफ कोर्स जा सकता है. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या किसी और केस में ओरिजिनल जुरिडिक्शन है? यस, ऑफ कोर्स है. सेंटर और स्टेट के बीच अगर कभी भी कोई लड़ाई होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, इसे मीडिएट करने को और इसे ठीक करने के लिए आता है सुप्रीम कोर्ट. अगर किन्हीं दो स्टेट्स के बीच लड़ाई होता है, इसे भी मीडिएट करने आता है सुप्रीम कोर्ट. तो आप क्या देखते हो? सुप्रीम कोर्ट
हैज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन टू स्टैंड्स। एक होता है जब सेंटर और स्टेट के बीच प्रॉब्लम होता है, और जब स्टेट और स्टेट के बीच कुछ प्रॉब्लम होता है, या बिटवीन सेंटर एंड मेनी स्टेट्स। अगेन 5-6 स्टेट से सब सेंटर से दुखी है, सब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट का इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब एक इंसान की तरफ, वो ओनली इन वन केस ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दे सकता है। कौन से केस में? जब अंडर आर्टिकल 32 किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट, अब्रिज और कॉन्ट्रवीन हुआ है। In this case, it will behave like the court of the first instance, or it will show to have original jurisdiction. ये जो original jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट का, that is within Article 131 of the Indian Constitution. कौन कौन सा है? Article 131. अब देखो गाइस, हमने अब तक आर्टिकल 141, आर्टिकल 124, आर्टिकल 125 एंड आर्टिकल 131 को डिस्कस किया है। आई होप ये चारों के चारे आर्टिकल्स आपको याद है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 141 जो है वो हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंस। वो जो भी लॉ पास करेगा वो लोअर कोर्ट के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप बात करते हो आर्टिकल 124 के बारे, तो वो सीधी तरीके से एक चीज बोलता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 125 बोलता है कि भाई सीजेआई रहेंगे, सीजेआई के साथ सीजेआई और देयर विल बी अ फिक्स्ड नंबर ऑफ जजेस, और ये जो नंबर ऑफ जजेस होंगे वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। आर्टिकल 131 टॉक्स अबाउट द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनफैक्ट अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो तो बिटवीन आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं दैट डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैडम इसका मतलब है कि हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हाँ, एक ही ऑप्शन है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ, स्टेट ने वायलेट किया, अब चले जाओ। मैडम क्या हमारे पास अपील करने की ज्यूरिडिक्शन है? यानी कि अगर हम कोई केस एक सबऑर्डिनेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में हारते हैं, क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? लिसन, पीपल, सारे के सारे जो लोग हैं, कैन गो, जा सकते हैं, फॉर अपील to the Supreme Court. People can go to the Supreme Court for appeal क्योंकि it has what is known as universal, क्या बोलते हैं हम इसे? We call it universal appellate jurisdiction. क्या वर्ड हमने यूज किया? Universal appellate jurisdiction. मैडम इसका मतलब क्या है? क्या हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास यूनिवर्सल है? मतलब आप किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी आपने हारा है, यू कैन गो टू हिम। इफ यू लॉस्ट इन द हाई कोर्ट, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यही ना? ऑफ कोर्स यही है। मैम हाई कोर्ट हम कब जा सकते हैं? क्या हाई कोर्ट के पास एपलेट ज्यूरिडिक्शन है? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। अब एक बात बताइएगा, सोचिएगा नॉर्मली हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या सोचा था? हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। क्या कोर्ट है ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की काम करेगी। इसीलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया था, इसका स्ट्रेंथ बहुत कम फिक्स किया था। कितना फिक्स किया था मैम? इसका स्ट्रेंथ फिक्स हुआ था 1+7 में, मतलब एक चीफ जस्टिस रहेगा एंड 7 अदर जजेस रहेंगे। लेकिन ओवर टाइम पार्लियामेंट ने अपने आर्टिकल 125 का पावर यूज करते हुए इसके नंबर को बढ़ाकर अप्रोक्सीमेटली 1+33 यानी 34 इन नंबर ऑफ जजेस है अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में। वेरी गुड। अब आप इसे नॉर्मली समझो। मैंने आपको क्या बोला है कि भाई हमारा जो है पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो एक है, हाई कोर्ट का भी नंबर फिक्स है, मगर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है दे आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स इन नंबर। यस, हजारों कोर्ट है सबऑर्डिनेट, और इन हजारों कोर्ट में एवरीडे हजारों केसेस आते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर एक केस होगा देयर विल बी वन विनिंग पार्टी, देयर विल बी वन लूजिंग पार्टी, और जो लूजिंग पार्टी है वो डेफिनेटली अपील करेगा। लूजिंग पार्टी क्या करेगा? डेफिनेटली अपील करेगा। किसको अपील करेगा? एक हायर कोर्ट को करेगा, या तो वो हाई कोर्ट को जाएगा, हाई कोर्ट में भी देयर विल बी अ विनिंग पार्टी, देयर विल बी अ लूजिंग पार्टी, यहाँ पे भी जो लूज करेगा वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस का मामला है बाय द टाइम इट रीचेस द सुप्रीम कोर्ट, ये लाखों एंड लाखों की तादाद में होगा। यस और नो? अब यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 34 जजेस है,
वी हैव ओनली 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड केसेस जो है वहां वो करीबन 60,000 केसेस है, देयर आर 60,000 केसेस दैट आर पेंडिंग। अब ये जो 34 जजेस हैं ये यूजुअली जो है 2 के बैचेस में बैठते हैं, ठीक है, मतलब जो बेंच बैठता है सुप्रीम कोर्ट का वो यूजुअली सिर्फ 2-2 लोगों का बेंच होता है, यानी अगर आप इसे एवरेज पे ले लो तो 34 डिवाइडेड बाय 12 17 कोर्ट्स बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 17 कोर्ट्स बैठते हैं, और ये 17 कोर्ट्स जो हैं रफली आपका 60,000 केसेस को देखते हैं, यानी एक कोर्ट के ऊपर एक उनका बोझ रहता है ऑफ 35, एक कोर्ट पर 3500 केसेस का फिलहाल बोझ चल रहा है, ठीक है, लेटेस्ट डेटा है ये कि 35 केसेस का बोझ चल रहा है। डू यू थिंक दिस इज अ पॉसिबल नंबर? दिस इज एन इम्पॉसिबल नंबर। क्या नंबर है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नंबर है। अब आप समझो नॉर्मली अगर आप लोगों ने टाइम मैगजीन का नाम सुना है, यूएस बेस्ड मैगजीन है, टाइम मैगजीन ने बड़े अच्छे से लिखा है, ठीक है, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था जिसका हेडलाइन पता है क्या था? The wheels of justice in India hardly moves. The wheel of justice in India hardly moves. मतलब क्या है? मतलब हमारे यहाँ पे जो जस्टिस का स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा खराब है कि 3500 केसेस है। समझ लीजिए एक जज अगर एक जो बेंच है यानी 2 जज का जो एक बेंच है अगर वो एक दिन में तीन केसेस को भी देखता है तो भी किसी भी एक इंडिविजुअल का डेट आने में करीबन 2 सालों का टाइम लग जाएगा, यानी इंसान जब तक वो केस को जीतेगा तब तक उसकी मौत हो चुकी रहेगी। इसीलिए टाइम मैगजीन ने बड़ी खुशी खुशी से बोला है कि इंडिया में जस्टिस इतना स्लो होता है कि कोई फायदा नहीं है। तो हमें समझ में आ रहा है ये तो कंप्लीटली मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये केस को करना। यस, अब देखो आगे करते हैं, वील कम बैक टू दिस पेज अगेन। अब देखिए अब हमारे पास आता है आर्टिकल 130। मैम आर्टिकल 130 क्या होता है? आर्टिकल 130 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीट है, द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कहाँ, सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठेगी? न्यू दिल्ली में बैठेगी, ओके। और अनलेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड्स in consultation with the president decides otherwise। मतलब मैडम मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्राइमरीली न्यू दिल्ली में बैठेगी। अब अगर सीजेआई को मन करेगा वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का सीट को प्रेसिडेंट के को पूछकर वो इस सीट को शिफ्ट करके मुंबई में रख सकता है। ही कैन कीप इट इन कैलकाटा, ही कैन कीप इट इन एनी अदर प्लेस, जहां पे भी उन्हें लगता है कि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का होने का जरूरत है वहां पर वो बैठ जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक मेंस लेवल का क्वेश्चन कराती हूँ। हम लोगों को क्या पता है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस है, 60,000 केसेस फिलहाल पेंडिंग चल रहे हैं। इन 60,000 केसेस में ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे एवरी डे 70% ऑफ द केसेस, 70% जो केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो आती है नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। और बाकी के जो 3 पार्ट्स है वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया, यहाँ से करीबन 30% केसेस जाते हैं। वाई? क्यों इतना कम नंबर ऑफ केसेस जाता है? सबसे बड़ा कारण है डिस्टेंस। देखो सुप्रीम कोर्ट में केस जाके लड़ना कोई चीप प्रोसेस नहीं है, वहां पर लॉयर लेना कोई चीप प्रोसेस नहीं है, इसीलिए और प्लस इतना दूर है बाकी के एरिया से, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोग चाहते ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द सुप्रीम कोर्ट। और अगर गाइज ये इशू होता है तो आप क्या देखते हो, बहुत सारे लोग जो हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एनी फॉर्म ऑफ जस्टिस। यस, आप लोगों को फील होता होगा भाई ये तो डिप्रिवेशन हो रहा है, लोगों से उनका हिम्मत, उनका जगह छीन लिया जा रहा है। देखिए इसका सोल्यूशन क्या था? रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में कि भाई हमें इंडिया को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। वी शुड डिवाइड इंडिया इनटू 4 पार्ट्स। वेरी गुड मैम। 4 पार्ट्स को डिवाइड करके क्या होगा, हर जगह आप बना दो एक एनसीए, मेक एनसीएज एवरीवेयर। 4 पार्ट में आप 4 एनसीएज बना दो। मैम एनसीए क्या होता है? नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। व्हाट इज एन एनसीए? आप चारों जगह पे एक कोड बना दो, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील्स बना दो। मतलब मैडम नेशनल कोर्ट ऑफ अपील यानी सुप्रीम कोर्ट में ना जाके हर इंडिविजुअल हाई कोर्ट से डायरेक्टली चला जाए नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में। वेरी गुड मैडम, अब ये चले जाएंगे। अब देखो फिर एक सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने,
बोला वेरी गुड, आप लोगों ने बोला एनसीए बना दो। मैं एक काम करती हूँ, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में एनसीए कहाँ कहाँ पर बनेगा? तो लोगों ने बोला वेस्ट इंडिया में मैम बिहार है, वी हैव बंगाल, वी हैव बिहार, वी हैव उड़ीसा, वी हैव असम एंड बाकी सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लो कि ये क्वेश्चन कहाँ पे रहेगा कि मैं कहाँ पर बनाऊं, शुड आई मेक इट इन द सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल? क्या मुझे सुप्रीम कोर्ट बिहार में बनाना चाहिए? क्या मुझे उड़ीसा में बनाना चाहिए? क्या मुझे असम में बनाना चाहिए? अगर आप इसे कहीं भी बनाओगे, बाकी सारे स्टेट्स जो हैं वो उस स्टेट से लड़ने लगेंगे। क्यों? यस और नो? ऑब्वियसली लड़ेंगे। भाई हमारे स्टेट में बना दो, बिहार बोलेगा मेरे स्टेट में बना दो, कनेक्टिविटी इजी है, उड़ीसा के लोग आराम से मेरे पास आ जाएंगे, बंगाल जाने में उन्हें काफी दिक्कत होगी। असम वाले बोलेंगे नहीं भाई मेरे यहाँ बना दो, मैं तो ऐसे ही इतने साल से पिछड़ा हूँ, मैं थोड़ा उठ जाऊंगा, तो यहाँ पर आप बना दो भाई नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। इस तरह से क्या होगा, सारे के सारे जो स्टेट्स हैं दे विल गो ऑन फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, है ना? ये लोग क्या करेंगे और अपने में ही लड़ेंगे। सो स्टेट्स विल फाइट, सारे स्टेट्स फाइट करेंगे आपस में, और 4 पार्ट्स में 4 ऐसी लड़ाइयां होंगी। अब देखो, अगर मैं इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड करके 4 पार्ट में मैं एनसीएस बना रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम फॉर्मिंग व्हाट इज नोन एज जोन्स इन इंडिया। मैं इंडिया को 4 पार्ट में बांट रही हूँ और मैं चारों जगह पे 4 जोन्स बना रही हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं सेंटर स्टेट के फाइट में मैं एक थर्ड प्लेयर को लेकर आ रही हूं। कौन है ये थर्ड प्लेयर? ये थर्ड प्लेयर होगा जोन। यानी मैम, यानी अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि सेंटर और जोन्स के बीच क्या क्या रिलेशन रहेगा। मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि जोन्स एंड स्टेट्स के बीच का क्या रिलेशन रहना पड़ेगा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे सेंटर और स्टेट के भी रिलेशंस को डिफाइन करना पड़ेगा। टेक्निकली व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच देयर विल बी अ कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन अगर मैं क्या करूंगी, इफ आई विल ब्रिंग इन अनदर प्लेयर जो होगा जोन, दिस विल बी अगेंस्ट द फेडरल, दिस विल बी अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। दैट इज द रीजन कि हम एक तो आप स्टेट को आपस में लड़वा दोगे, फिर आप जोन्स क्रिएट कर दोगे, वो जो जोन्स है उसमें मुझे फिर रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, एंड इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एंड द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, that is the division of powers between the center and the states, is a part of the basic structure doctrine of the constitution, and the basic structure cannot be changed, change नहीं किया जा सकता। hence इंडिया में कभी भी एनसीए नहीं बन सकता, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील नहीं बन सकता, because making this would be against the federal structure of India and it would violate the basic structure doctrine। इसीलिए this will be declared as null and void by the courts अगर in fact इसे कभी भी बनाया जाता है। alright, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा हो। अब देखिए, मैंने आपको कुछ देर बोला था कि मैं वापस एक पेज पे आऊंगी, ठीक है? प्रॉब्ली आप लोगों ने वो पॉइंट भूल गए होंगे, बट लेट अस जस्ट गो बैक टू दैट पेज वंस। अब मैंने आई कम बैक टू दिस स्लाइड। यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहती हूँ। आई हैड टोल्ड यू कि हमारे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में हजारों सबऑर्डिनेट केसेस हैं, हजारों में हजारों सबऑर्डिनेट केसेस होने चाहिए, so there will be lakhs of cases। अब ये जो लैक्स ऑफ केसेस हैं, इनमें से डेफिनेटली कोई विन करेगा, कोई लूज करेगा। जो लूज करेगा वो डेफिनेटली अपील करेगा। इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट में भी तो करीबन 10-15 लाख केसेस होने चाहिए थे। तो ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट में ओनली 60,000 केसेस, अभी भी सिर्फ 60,000 केसेस क्यों हैं? ऐसा कैसे हो गया? ये इसीलिए हुआ बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 136 है। आर्टिकल 136 ये क्या होता है? सुनिए, आर्टिकल 136 जो है, आर्टिकल 136 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन। क्या होता है ये? दिस इज नोन एज स्पेशल लीव पिटिशन। वेरी गुड। ये स्पेशल लीव पिटिशन क्या है? सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट में लाखों लाख केसेस जाते हैं, लाखों लाख। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सबको ले लेगा तो ये हार्डली मूव्स की जगह नॉट मूव वाला वर्ड यूज करेगा टाइम्स मैगजीन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक बहुत अच्छा, इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो विजन था सुप्रीम कोर्ट को लेके, उसे अपहोल्ड करने के लिए उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि एनी केसेस which will solve any of the 2 given criterias will be admitted in the court। क्या है ये 2 given criteria? नंबर 1, if any
case requires the interpretation of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए किसी केस में अगर हमें ऐसा करना है, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। मैम सेकेंड केस क्या है? इफ इट इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या है? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब मैडम, मतलब अगर किसी केस को समझ लीजिए आपके पार्लियामेंट ने पास कर दिया। एग्जाम्पल ले लो, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ पास करता है, हम क्या बोलते हैं? जुडिशरी हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो वो जुडिशियल रिव्यू क्यों करेगी? बिकॉज आर्टिकल 136 जो है वो उसे पावर देता है टू चेक वेदर एनी लॉ इज वायलेटिंग, इज नल एंड वॉइड और नॉट। क्या कोई भी लॉ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को हेल्प करता है? ये जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे पावर्स देता है। इसमें से समझिएगा, अगर आर्टिकल 1 या आर्टिकल 2 से रिलेटेड यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो या सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, तभी सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को अपने अंदर एडमिट करेगी। ठीक है, अब एवरीडे सुप्रीम कोर्ट में मैंने क्या बोला? हजारों केसेस जाते हैं। इन हजारों केसेस में कन्वर्जन रेशियो पता है कितना होता है? ओनली 1 to 2%। इसीलिए आप क्या देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस ही हैं। ये नंबर भी बहुत बड़ा है, मगर अगर ये स्पेशल लीव पिटिशन नहीं रहता सुप्रीम कोर्ट में ना, क्या हो जाता है? एक ट्रैफिक जैम लग जाता, एक तरह का बाढ़ आ जाता पूरे केसेस का। और इस बाढ़ की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल काम था इंटरप्रिटेशन, वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो जाता। ये हो जाता है हमारा 2 पॉइंट। अब आप बोलेंगे मैडम सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए क्या सिर्फ एक रास्ता है एक इंडिविजुअल के पास? क्या हमें सिर्फ स्पेशल लीव पिटिशन में भी जाना होगा? नहीं, इसका एक और प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? हाई कोर्ट याद है सबको? हाई कोर्ट भी है हमारे इंडिया में। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट को एक पावर दिया गया। हाई कोर्ट को बोला गया कि अगर आपके पास कोई केस आता है और ये केस आपको देखकर लगता है कि इट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इट इज अ केस रिलेटेड टू सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, आप क्या कर सकते हो? आप सीधा ये बोल सकते हो उस इंडिविजुअल को कि देखो भाई, मैं इस केस पे जजमेंट नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आप एक काम करो, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में। तो बंदा बोलेगा सर ये तो एसएलपी के तहत मेरा सारा का सारा जो मैंने बनाया है केस वो तो उन लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे, मैं तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो हाई कोर्ट बोलेगा बेटा परेशान नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं बनाता हूं एक सर्टिफिकेट। व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू? आई एम मेकिंग अ सर्टिफिकेट फॉर यू। ओके मैम, ओके सर, ये सर्टिफिकेट लेके आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आप हाई कोर्ट का ये सर्टिफिकेट दिखा दोगे, आपको इस एसएलपी पोजीशन से ब्रेक मिल जाएगा। यू विल गेट अ ब्रेक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एसएलपी। आराम से आप जा सकते हो, आपका केस एडमिट होगा ही होगा। मतलब एक तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को एक जॉब भेज रहा है। मैडम ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। नहीं था, ये जो था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1978 व्हिच इंसर्टेड आर्टिकल 134A। So 134A जो आर्टिकल नंबर है, it gives power to the high courts to issue certificates when they believe that any case requires interpretation of the Constitution of India or is a substantial question of law. That certificate will allow that case to bypass the SLP process, bypass the special leave petition pass, and the Supreme Court will mandatorily give their answer, give their judgment for the same. So till now guys, हमने बहुत सारे आर्टिकल नंबर्स कवर कर। We have covered आर्टिकल 124, हमने कवर किया है आर्टिकल 125, we have covered आर्टिकल 130, 132, we have covered आर्टिकल 132, 134A, we have covered आर्टिकल 141 and 136। ये सारे आर्टिकल नंबर्स हमारे ये हो गए हैं। प्लीज डू रिवाइज दीज। बहुत बार प्रीलिम्स मेंस लेवल के क्वेश्चंस पे आर्टिकल नंबर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द जुडिशरी। हम पार्ट 2 ऑफ द वीडियो बहुत जल्दी आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।